तो क्या मिर्जापुर सीजन 3 देखने का तुम चाहते हो, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर तुम साथ रहे हो कि भैया अभी तो इतने नेगेटिव रिव्यू मैंने देख लें कि इससे अच्छा सीजन ही रहने दो, कोई कहानी बता दे, तो वही कहानी मैं तुम्हें इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है तुम्हारा इस वाली वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 के साथ में, जिसमें स्टार्टिंग में पहले हमें रिकैप दिखाया जाता है और उसके बाद पहले 2 सीजन में क्या हुआ, मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार भी दिखा दिया जाता है, जो कि कंफर्म करता है अब मुन्ना भैया वेब सीरीज में कम बैक नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रमाकांत शुक्ला हैं, यानी कि अपने गुड्डू भैया के पापा, उनके ऊपर एक मर्डर केस चल रहा है पुलिस का। ये वही एसएसपी है, ये या फिर वही एसएसपी का मर्डर केस है जिन्होंने मारा था गुड्डू भैया को बचाते हुए रमाकांत शुक्ला ने, ताकि उनके बेटे का एनकाउंटर ना हो। और ऑफ कोर्स रमाकांत शुक्ला अपने आप को पहले से दोषी मान चुका है, तो वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करना चाहता है। गुड्डू भैया एक पुलिस वान में समझाते भी कि पापा मैं छुड़ाना चलो नहीं रहा हूँ तुम्हें यहाँ से, तुम्हें पुलिस की कैद से नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपना डिफेंस तो कर लो, अपनी सही साइड तो रख दो कि तुमने मुझे बचाने के लिए सब किया है। आगे हम लोग देखते हैं गोलू अलग अलग जगह जा रही है ताकि वो किसी तरीके से पंकज त्रिपाठी कालीन भैया जिंदा है या फिर नहीं ये पता कर पाए। साथ ही में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो शरद शुक्ला है वो 1 से लेकर 10 एपिसोड तक पूरी जमकर मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से मिर्जापुर की गद्दी को पा पाए। ऊपर से शरद शुक्ला अलग अलग बाहुबली के साथ में मीटिंग्स भी करता है, वहां पर ऑफकोर्स हमारे गुड्डू भैया भी आते हैं, क्योंकि बात जब पावर की आती है तो गोलू के समझाने पर गुड्डू भैया भी इन वाली मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, जो कि हमें पहले एपिसोड में सब बाहुबली को इंट्रोडक्शन मिल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी सीएम साहब है वो ऑफकोर्स मुन्ना भैया का बदला लेने के लिए, अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, और उनमें से चीज़ होती है कुछ गुंडे हायर करना। हम लोग ये भी देखते हैं कि शरद शुक्ला जाता है सिवान बिहार की तरफ में, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हैं कालीन भैया जो कि भी फिलहाल कोमा में पड़े हैं, और यहाँ पर चाहता है शरद शुक्ला कि भैया वो पूरे तरीके से ठीक हो। रिस्क होता है उसमें रिकवरी में, लेकिन फिर वो चाहता है ठीक हो तो पूरे तरीके से, वरना रह नहीं दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं शरद शुक्ला के जो गुंडे, जो सीएम साहब के गुंडे हैं, वो मुन्ना भैया को मारने के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लगते हैं इस चीज़ में। इसी के बीच में जो उनका कारखाना होता है कारतूस वाला या फिर कट्टे वाला, वो ऑफकोर्स बंद पड़ा होता है, क्योंकि कोई इंसान आता है नहीं ढंग से, और वहाँ पर लेबर की ज़रूरत होती है। इसी के बीच में जो गोलू है वो अपने कॉलेज जाते हैं और कुछ नए लॉन्डो को हायर करती है ताकि वो मेहनत से आकर इस चीज़ में काम कर पाएँ। हर बार की तरह गोलू के पिताजी उनके इस चीज़ से खुश नहीं थे कि किस तरीके से चीज़ें उनकी लाइफ में यहाँ पर चल रही हैं। हमें लाला भी दिखाया जाता है जो कि जेल में है, और शरद शुक्ला उसे अपनी तरफ करने का ट्राई कर रहा है ताकि जो अफीम का धंधा है वो उसके हाथ आ जाए, और इसके बदले वो लालच भी देता है लाला को कि शायद वो उन्हें जेल से छुड़वा देगा। इसी के बीच में हम लोग देखते हैं कि जेपी यादव से मिलने के लिए गोलू जाती है कवि सम्मेलन के अंदर, जहाँ पर एक और मंत्री को धमकी देती है। वो कहता है भैया पैसे चाहिए, जब जेपी यादव का पता मिलने वाला है। कवि सम्मेलन के अंदर एक लड़का होता है जो कि थोड़ी उल्टी सीधी शायरियाँ करता है, मजाक वाली। इसी के बीच में जो गुंडे भेजे गए होते हैं सीएम साहब के थ्रू, वो मारने का ट्राई करते हैं गुड्डू भैया को, जिन्हें जानबूझ के इनवाइट दिया जाता है कुश्ती कंपटीशन का। वैसे गोलू कहते कि जब तक मैं वापस ना हो तुम वहाँ से जाना मत, लेकिन ऑफकोर्स गुड्डू भैया वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे शुरू होता है असली केओस या फिर लगा रो असली लड़ाई। गुड्डू भैया को मारने का अटेम्प्ट होता है, लेकिन कहाँ वो इतनी जल्दी मरने वाले थे। गोलू आते और आखिरी में उनको बचा ही लेती किसी तरीके से, और गुड्डू भैया सीजन 2 तक तो सर्वाइव कर जाते हैं। सीजन 3 के अंदर हमें आगे कालीन भैया रिकवरी थोड़ा करते हुए दिख रहे हैं। उसी के बीच में जब शरद शुक्ला उनके पास आता है, कालीन भैया को थोड़ा होश आता है, वो गन उसकी तरफ तान के खड़े हो जाते हैं, ये कहने के लिए कि उन्होंने क्यों बचाया है एक्चुअल में कालीन भैया को। तो कालीन भैया को ऑफकोर्स इसका आंसर इतनी जल्दी नहीं मिलता है। इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि और कहानी आगे बढ़ रही है, और पूरे तरीके से गुड्डू भैया अपने आप को राजा महाराजा बाहुबली साबित करने के बारे में लगे हुए हैं। वैसे जो सीएम साहब का पूरा मिनिस्टर है ना, या फिर जो कैबिनेट है, वो भी उतना अच्छा होता नहीं है। वो भी अपनी जो बात है ना वो मानता नहीं है सीएम साहब की, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक बड़ी फीमेल लीडर थी, तो फीमेल लीडर की उतनी चलने वो लोग देते नहीं है। इसी के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि जो रमाकांत शुक्ला है उनसे मिलता है लाला, और लाला जो है वो चीज़ें बताता है कि जेल में ऐसे ऐसे होती हैं। इसी के बीच में एक और करेक्टर का फिर से दिखाया जाता है, जो कि करेक्टर है अपना भरत त्यागी। अब वो भरत त्यागी है या फिर शरद त्यागी है वो हमें आगे पता लगता है। अब उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर था, लेकिन ना दद्दा त्यागी शायद उतना भांप नहीं पाते हैं। इसी के बीच में हम लोग ये भी देखते हैं कि जो रमाकांत शुक्ला है वो अपने जेल के अंदर कुछ अच्छे काम करने चालू कर दिए हैं। वो ये ट्राई करते हैं कि भाई जिस बंदे को बेल एप्लीकेशन लगनी चाहिए, जिसकी पिटीशन लगनी चाहिए, वो लगे, ताकि वो अपना डिफेंस तो कर नहीं रहे ना, तो बाकी जो डिफेंस है वो किस तरीके से करेंगे वो उनको वो सिखाते हैं। उसके बाद शबनम भी दिखाई देती है। शबनम के धंधे के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, और जो पुलिस वाले हैं वो ऑफकोर्स जो उनकी तरफ वाले वो उनकी हेल्प भी करते हैं इसी चीज़ में। फाइनली बहुत समझाने के बाद रमाकांत शुक्ला अपना कोर्ट के अंदर बयान देते हैं, और वो बताते हैं किस तरीके से जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो सब इसलिए की हैं क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस का पार्ट थी। रॉबिन बार बार उनके क्या कहते हैं ना, रमाकांत की जो बेटी है उनको देता है सहारा टाइप कह लो, कि भाई उन्हें कुछ भी नहीं
नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस के अंदर सब चीज़ें बच जाएंगी। लेकिन इस चीज़ से वो कहाँ मानने को तैयार थे। वहीं अगर अफीम के धंधे की बात आती है तो शबनम ये डिसाइड करती है कि जो धंधा है वो शरद के पास नहीं बल्कि वो गुड्डू भैया के पास जाएगा, और गुड्डू भैया को वो बाहर लेके भी जाती है ताकि वो डील वहाँ पर क्रैक हो पाए। इतने में ही जो हमारा भरत त्यागी है वो कॉल करता है गोलू को, ये कहते हुए कि कालीन भैया का पता उसे पता है, और बिना गुड्डू भैया के पहुंच जाते गोलू हथियार वगैरह लेके कालीन भैया को पकड़ने के लिए, जो कि उस पर ही भारी पड़ता है क्योंकि वहां पे जाल बिछाया होता है, और गोलू यहां से पकड़ी जाती है भरत त्यागी के थ्रू। इसी के बीच हम लोग देखते हैं कि कालीन भैया अच्छी खासी रिकवरी कर रहे हैं, अब वो थोड़ा बहुत अपने पैरों पे भी चलने लगे हैं, और वो यहाँ पर अब एक तरह कहते हैं ना सपोर्ट करने में लगे हुए थोड़ा बहुत शरद शुक्ला को, कि अब वो उसे अगला नेता या फिर अगला जो गद्दी का मालिक है वो देखते हैं। इतने में गुड्डू भैया वापस आते हैं डील क्रैक करने के बाद, और उन्हें पता लगता है गोलू घर पर नहीं है। गोलू के घर पर ना होने पे जो सीधा शक है वो जाता है शरद शुक्ला के ऊपर, और एक अच्छी खासी हमें भिड़ंत इन दोनों के बीच में दिखाई देती है, जहां पर जो मेन एक तरह का कहते हैं ना बाहुबली था जो कि इनके बीच में समझौता करवा रहा था, वो समझाता है कि दिवाली तक कोई वायलेंस होना नहीं चाहिए, इसलिए वायलेंस तो नहीं होता है लेकिन गुस्से भरा तुम्हें गुड्डू भैया जरूर इसमें दिखाई देगा। लेकिन इस वाले 5th एपिसोड के आखिरी में तुम्हें ये भी मिलेगा कि जो बीना त्रिपाठी है अब वो पता नहीं शायद चीजें अपने फेवर में करने का ट्राई करती हैं, क्योंकि वो ड्रग्स देना एक बार फिर से गुड्डू भैया को चालू कर देती हैं। अगले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे हैं लगातार जो शरद शुक्ला है उन्हें थोड़ा बहुत कहते हैं ना ज्ञान मिल रहा है, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है, और कालीन भैया की तरफ से, क्योंकि कालीन भैया भी एक तरह का उनकी तरफ है। इसके बीच में वो ये वचन भी देते हैं कि अब वो जो अगली गद्दी पे इंसान को बैठाएंगे, वो मुन्ना को बैठाना चाह रहे थे, अब मुन्ना जब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो शरद शुक्ला को अगला गद्दी का जो मेन बाहुबल है वो देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो हमारे कालीन भैया वो रास्ता भी बताते हैं कि जो ड्रग्स हम लोग लेते थे भैया वो यहाँ से आती थी, और यही ड्रग्स गुड्डू भैया को भी आएगी, इसलिए वो ड्रग्स का सप्लाई पानी से रोकना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो सप्लाई रुकता नहीं और शबनम के घर किसी तरीके से पहुंच ही जाता है। आगे हम लोग कहानी में ये भी देखते हैं कि जो सीएम साहब है वो एक ऑफर टाइप देती हैं और गुड्डू भैया को ये कहती है या फिर वो सरेंडर कर दें आके। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो गलती ये होगी कि जो रमाकांत त्रिपाठी जिनका केस चल रहा है कोर्ट में उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि जो कवि सम्मेलन में लड़का था जो कि अपना कवि पूरा कर रहा था ना, वहाँ पे उल्टी सीधी कविता बोल रहा था, उसके साथ में सीन ये होता है कि उसे जेल भेज दिया जाता है। जब पूछा जाता है कारण क्या है तो कारण वो ये बताता है कि उसने उल्टी सीधी कुछ टिप्पणी कर दी थी, इसलिए उसे अब जेल भेज दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भरत त्यागी है वो गोलू को मारता नहीं है वहाँ पकड़ने के बाद, बल्कि वो गोलू को एक स्कूल के बेसमेंट के अंदर बंद रखता है और उसके लिए वो मैगी लेके आता है, नूडल्स लेके आता है और वो खाना वाना वहाँ पहुँचाता होता है सब चीज़ के लिए ताकि वो जिंदा रहे। अब गोलू भी ये सोचते हैं कि भरत त्यागी ने एक्चुअल में उसे जिंदा रखा क्यों है। आगे हम लोग सीजन में ये भी देखते हैं कि अब जो गुंडागर्दी है वो स्टार्ट होती है। वैसे वायलेंस करने के लिए मना किया था लेकिन गुड्डू भैया थोड़ा कहते हैं ना सनक जाते गोलू के नाम मिलने से और ड्रग्स लेने के बाद, तो दोनों तरफ से अब होता है वार। एक तरफ से जो गुड्डू भैया हैं वो जाते हैं अलग अलग इलाकों पे, वो जाके तबाही मचाते हैं, जो शरद है वो भी कम बैक करने का ट्राई करता है। इसी के बीच में जो भरत त्यागी है उसकी असली पहचान रिवील होती है और ये पता लगता है कि बड़े त्यागी तो जिंदा ही नहीं है बल्कि छोटे त्यागी ही बड़े त्यागी बन के पूरी कहानी खेल रहे हैं। ये बात गोलू को तब पता लगती है क्योंकि अगर बड़े त्यागी होते वो तो गोलू को पकड़ते सर मार देते ताकि वो अपने छोटे भाई का बदला ले पाए, लेकिन यहाँ पर अगर छोटे त्यागी है तो अपने प्यार को ऐसे कैसे मार सकता है। इसीलिए शक जब गोलू को होता है तो ये बात हमें फाइनली पता भी लग जाती है। आगे कहानी इस तरीके से बढ़ती कि जो सीएम साहब हैं वो अपना प्रमोशन कर रही हैं, वो एक पार्क बना रही हैं अपने शरद शुक्ला के कहने पे और धीरे धीरे ना एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है शरद शुक्ला और सीएम साहब के बीच में, ये शायद दिखाने के लिए कि आने वाले टाइम में ये लोग भी अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। इसी के बीच में एक और मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर हर जगह के बाहुबल आते हैं और इन बाहुबल की मीटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि भैया हर बंदा एक तोहफा लेके आएगा, यानी कि शांति प्रस्ताव रखने के लिए पूरी बात होती है क्योंकि गुड्डू भैया और शरद के कारण पूरा जो भौकाल मचा हुआ है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग इलाकों में जो गुंडागर्दी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ये लोग आते हैं कि भैया सिचुएशन हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल और जो गिफ्ट गुड्डू भैया की तरफ से होता है वो होती है एक कटी हुई मुंडी। इसी के बीच में हम लोग देखते हैं कि भाई जो अपने कालीन भैया का पता लगा था कि वो इस जगह के ऊपर है, जो कि रिवील छोटे त्यागी ने किया था, लेकिन यहाँ पर दद्दा त्यागी ये पता करना चाह रहे हैं कि उनमें से कौन सा घुसपैठ है जिसने कालीन भैया की लोकेशन रिवील की है। ऑफ कोर्स जब वो बंदा छोटे त्यागी का था तो मना करते कि भैया तुम कुछ कहना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा किसी तरीके से, और 2-3 लौंडे यहाँ पर निपट जाते हैं इसी बात के अंदर। आगे सीजन में हम लोग देखते हैं कि अब जो फाइनली धीरे धीरे करके छोटे त्यागी हैं वो सबको ये बात बताते हैं एंड इवन बड़े त्यागी की जो वाइफ हैं उनको भी ये पता लग जाता है कि अब बड़े मर चुके हैं और छोटे ही बड़े बनने का ट्राई कर रहे हैं। इसी के बीच में वो अपनी भाभी को भी उसी बेसमेंट के अंदर बंद कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने गोलू को बंद करके रखा था। गोलू भड़काती है उन्हें ये कहते हुए कि भैया अब छोटे त्यागी हैं वो उन्हें
भी मार देंगे क्योंकि थोड़े सन की टाइप हो चुके हैं। इसके बीच में अब जो थोड़ा दिमाग है वो और सन का गुड्डू भैया का, क्योंकि गोलू कहीं पर भी नहीं मिल रही है। इसके बीच में छोटे त्यागी दिमाग ये लगाता है कि जब गुड्डू भैया को शक किस पे, शरद शुक्ला पे, तो क्यों ना कैसी बॉडी फेंक के मारी जाए और जो गोलू के कपड़े हैं वो उसे पहना दिए जाए ताकि ये लगे गुड्डू भैया को कि भैया मारा किसने है, मारा है यहाँ पर शरद शुक्ला ने गोलू को, ताकि इनके बीच में और लड़ाई हो। और जो कोर्ट में केस चल रहा होता है ना, फाइनली रॉबिन खड़े होकर ये कहते हैं कि भैया उनके पास कुछ सबूत हैं, क्यों रमाकांत वर्मा जो है वो उनको गिल्टी लाइबल नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, और वो सारे राज खोल देता है गुड्डू भैया के। अब गुड्डू भैया जब उसी टाइम कोर्ट में होते हैं उन्हें ये पता लगता है जो सारे उनके खुलासे उनके पिता को पता लगे हैं उसके पीछे हाथ किसका है, उसके पीछे हाथ है रॉबिन का। इसी के बीच में वो रॉबिन को उनके घर पे भी जाते हैं, उनको कहते हैं कि भैया तुमने गलत किया, तुमने गद्दारी की है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो उनकी माँ होती है गुड्डू भैया का, उनकी बहन भी होती है, क्योंकि ये तीनों अपनी एक अलग ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने का ट्राई करते हैं, पढ़ाते भी है बच्चों को। लेकिन जब गुड्डू भैया को ये पता लगता है कि गोलू गुंडागर्दी कह रहा हूँ सॉरी, कालीन भैया को पकड़ने से पहले जब रॉबिन के पास आई और रॉबिन ने गुड्डू भैया को नहीं बताया, तो एक आंखों में आंख की जगह हाथ जो है वो आंखों में डाल देते हैं, अंगूठे से दोनों आंखें दबा देते हैं रॉबिन की, और एक ब्रूटल तरीके से, एक बहुत ही कहते हैं ना ऐसे तरीके से मौत होती है रॉबिन की जो कि शायद कहने लायक है नहीं वर्ड्स के अंदर। और उसके बाद मारने के बाद गुड्डू भैया भी सरप्राइज होता है कि भैया मैंने कर क्या दिया है। ऑफ कोर्स इसकी पनिशमेंट क्या थी, इसकी पनिशमेंट में जेल जाना पड़ता, गुड्डू भैया की बहन भी उनके खिलाफ हो जाती है। और इसके बीच में जो छोटे त्यागी की भाभी हैं वो गोलू की हेल्प करती हैं ताकि वो वहाँ से निकल पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब गोलू को मारने के लिए अगली बार छोटे त्यागी आएंगे कहीं वो उनको भी ना मार दें। पूरे सीजन में हमें बिल्ली भी दिखाई देती है, वो बिल्ली बार बार घूम रही है, जिससे बीना त्रिपाठी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कालीन भैया अभी तक जिंदा हैं। अब कालीन भैया जब जिंदा है तो उनको पता करने के लिए जेपी के बार बार कहते हैं ना, पता करता ही रहती है यहाँ पर गोलू कि भैया जेपी से बात हो जाए, जेपी से बात हो जाए, जेपी से बात ढंग से हो नहीं पाती है। और जब आते हैं छोटे त्यागी मारने के लिए गोलू को, तो उस टाइम गोलू उल्टा उनकी भाभी को मार के दौड़ती हुई किसी तरीके से वहाँ से बच के निकल जाती है। जेल का एक और सीन हमें पहले एपिसोड्स में दिखाई देता है, उसमें होता क्या है, जो कवि आया था लड़का अंदर, वो कवि को एक तरह का रिहाई मिल रही होती है, उसको बाहर जाने का मौका मिलता होता है, लेकिन वो जब लाला से गले मिलता है एक अप्रिसिएशन के लिए, तो उसी टाइम पे जो पेंसिल उसके हाथ में पकड़ी होती है वो लाला के कान के अंदर भोंक देता है, वहाँ पे लाला को मार देता है। फिर पता लगता है कि शरद शुक्ला शायद वो इंसान है जिसने उस कवि को भेजा था ताकि उसकी लाला की डेथ हो पाए। अब लाला को मारने का पीछे रीज़न ये था कि जो ड्रग वाला धंधा है ना वो ज़्यादा गुड्डू भैया को बढ़ रहा था, तो शरद के हिसाब से अगर वो लाला को मार देगा तो ड्रग वाला जो धंधा था वो थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा गुड्डू भैया का, जो कि ऐसा नहीं होता है। बाय द वे जैसा मैंने कहा गुड्डू भैया ने रॉबिन को मार दिया है, तो इसी कारण उनको जेल भेजा जाता है और जेल में सीएम की तरफ से उनको आदेश मिलता है कि भैया किसी तरीके से मार दिया जाए, मारा नहीं जाए मतलब ऐसा जान से मारने वाला नहीं, लेकिन इतना मारा जाए कि उसको नानी ज़रूर याद आ जाए। अब जो कैदी होते हैं वहाँ पर कैदी को बहुत सारे लालच दिया जाता है और कैदी भी जमकर गुड्डू भैया की यहाँ पर सुताई पिटाई सब कर देते हैं। इसके बाद जब सीजन आगे बढ़ता है तब हमें ये पता लगता है कि बीना जो त्रिपाठी है वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती कि कालीन भैया अभी भी जिंदा हो। इवन जब सीएम साहब को पता लगता है कि भैया जो शरद शुक्ला वो उनके पास में अभी फिलहाल कालीन भैया जिंदा है, वो बताने का ट्राई करते हैं बीना त्रिपाठी को, लेकिन बीना त्रिपाठी ये मान कर बैठ चुकी है कि अब कालीन भैया जिंदा नहीं है। कहानी के आखिरी एपिसोड में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो क्लाइमेक्स है वो और आगे बढ़ता जा रहा है। गोलू वापस आई है, अभी फिलहाल गुड्डू भैया जेल में है और गोलू जब वापस आती है वो जेपी यादव से मिलने का ट्राई करती है ताकि वो किसी तरीके से तख्ता पलट कर पाए, ताकि वो किसी तरीके से कालीन भैया का जो एड्रेस है अब वो पता कर पाएगी। इसके बीच में हम लोग ये देखते हैं कि जो सीएम साहब हैं उन्हें भी ये पता लगता है कि शरद शुक्ला वो इंसान है जिन्होंने मारा है उनके पिताजी को। ये पता तब लगता है कि जब गुड्डू भैया की जो बहन है वो सारे सबूत जो रॉबिन ने दिए थे रमाकांत शुक्ला को वो बाहर लाती है और उसमें ये बात साफ पता लगती है कि शरद शुक्ला ने उनके पिताजी को मारा है। कहानी आगे बढ़ते हुए कालीन भैया पूरी तरीके से रिकवर कर चुके हैं और शरद कालीन भैया को ये बताता है कि सीएम साहब उनसे मिलना चाहती हैं। सीएम साहब से जब मिलते हैं कालीन भैया तो इनके बीच में एक डील होती है। अब वो डील क्या होती है, वो आखिरी वाला स्कैम था। आखिरी में एक मीटिंग बिठाई जाती है सभी बाहुबली की और कालीन भैया ने प्रॉमिस किया था कि भैया आखिरी जो गद्दी का अगला मालिक होगा, बाहुबल होगा, वो शरद शुक्ला होंगे। लेकिन आखिरी में आता है शरद शुक्ला के साथ में एक सबसे बड़ा स्कैम। जब कालीन भैया अपनी वापसी करते हैं वो आते हैं मीटिंग के बीच में अपने एक तगड़ी सी एंट्री के साथ में और वो ये बात कहते हैं कि शरद शुक्ला एक
आखिरी किंग ऑफ मिर्ज़ापुर है। बट होना क्या था, अचानक से हमारे कालीन भैया गोलियां चलाना चालू करते हैं और जितने के जितने बाहुबल हैं उनको मार दिया जाता है। इवन शरद शुक्ला को भी दगेबाजी मिलती है और कालीन भैया उसको भी मार देते हैं। वो अलग बात है कि किसी तरीके से रेंगते रेंगते शरद शुक्ला गद्दी पे जाता है और बैठ जाता है, लेकिन कालीन भैया की दगेबाजी वाली जो कहानी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। देखो जो सीएम साहब है वो ये बात पूरे तरीके से करना चाह रही थी कि कोई भी गुंडा बचे ना। कालीन भैया से मुझे लग रहा है यही डील हुई थी और तभी जाके सभी गुंडों को यहाँ पर निपटा दिया जाता है। जितने बाहुबल शुरुआत से लेके आखिरी तक वो सब के सब यहाँ निपट चुके हैं। सिर्फ गुड्डू भैया जेल में होते हैं, जिनको आगे पंकज त्रिपाठी कालीन भैया निपटाने का ट्राई करते हैं अपनी फैमिली से मिलने के बाद, लेकिन गुड्डू भैया ऑलरेडी जेल से भाग चुके हैं। और कहानी या फिर सीजन का जो एंड है वो शुरू होता है गोलू और गुड्डू भैया की एक लव स्टोरी के साथ में, जो कि तुम्हें सीजन 4 में दिखाई देगी। पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अब जो हमारी बीना त्रिपाठी हैं, ऑफकोर्स कालीन भैया जिंदा तो उन्हें वो बात पसंद नहीं थी। राधा जो कि अभी फिलहाल उनकी नौकर होती है, वो भेजती है एक बंदे से मिलने के लिए और ये कहने के लिए कि बीना त्रिपाठी ने उस बंदे को याद किया है। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल होता है, यानी कि सीजन 4 के अंदर मकबूल वापस आ रहा है। अब हमारे शरद शुक्ला जिनका बहुत गंदा वाला कट्टा है इस पूरे सीजन में, वो तो मर चुके हैं, लेकिन अगले सीजन में कालीन भैया इस बैक तुम्हें फाइनली दिखाई देगा। तो ये कुछ पूरी कहानी थी मिर्जापुर सीजन 3 के 1 से लेकर 10 तक के एपिसोड की। ये बहुत शॉर्ट थी, यहाँ पे मैंने बहुत क्रिस्प कहानी का बताई है, यानी कि ऐसी कहानी कि तुम्हें जब पता होना चाहिए भैया ये नई नई चीज़ें हुई हैं, नया ये करेक्टर आया, नया वो करेक्टर हुआ है और इस लोगों की डेथ हो चुकी है। तो सीजन 4 के लिए तुम लोग का क्या रिएक्शन है, क्या तुम लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में। और इस स्टोरी वाली वीडियो अगर पसंद आई तो डेफिनेटली नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग का टाइम बचा, अगर तुम लोग अब सीजन नहीं देख रहे हो तो वो भी बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुमसे मिलूंगा आगे बहुत ज़्यादा जल्दी एक और न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।